गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम साइंस का सेशन लेके आते हैं जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में या आरआरबी एनटीपीसी में या आरआरबी जेई में आए ये पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं। जब ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन, जब आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन लेंगे। आप लोग सजेस्ट करना कि टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हो टॉपिक वाइज स्टार्ट करें या फिर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने तो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो और भी सपोर्ट करिएगा, दोस्तों में अपने शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। तो सपोर्ट करिएगा आप लोग तो हम और भी अच्छा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, पूरा अच्छे से डिस्कशन करते हैं और आप लोग अच्छे से अपना पूरा एफर्ट डाल के अच्छे से क्लास करिए। जो नहीं आ रहे हैं उनको लिखते रहिए और उनको बार बार रिवाइज भी करते रहिए। और पढ़ने के तरीके की बात करें तो जितना अच्छा हो सके आजकल उतना अच्छा पढ़ो। कोई और काम करने नहीं, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि 2 महीने लगभग आपके एग्जाम के। अब 2 महीने के बाद आपको जो अभी मेहनत कर लोगे वो आउटपुट जल्दी मिलने वाला है, इसलिए जितना ज्यादा पढ़ सको उतना अच्छे से पढ़ो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा मानव उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेटरी मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्रवाहिनी नीली रेखाओं का के रूप में दिखाया गया है और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है। ये आपको एक तरीके से ये कह सकते हो, जो किडनी है, हमने एक बार बताया था आपको, जो किडनी है देखो, ये ऐसे जुड़ी होती हैं, किडनी। और ये है किडनी, ये आपकी है किडनी। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो नेफ्रॉन। ये क्या हुई? किडनी की यूनिट। अगर इस किडनी के काम की बात करेंगे तो काम क्या करेगा? ये रक्त से यूरिया को छानता है। क्या करता है? रक्त से यूरिया को छानता, मतलब रक्त को शुद्धिकरण करता है एक तरीके से। तो इसका सही इंडिकेशन कौन सा फिगर कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है। सही मूत्राशय की स्थिति को कौन सा दर्शाएगा? देखो, ऐसा बंद वाला तो होगा नहीं, आप ऐसे काट सकते हो। ये सिंगल से भी नहीं जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। देखो इसको देखो, ऐसे जुड़ा रहता है। देखो, आपका कंफ्यूजन 1 और 3 में होगा, तो एक चीज ये देखो, ये गलत इस वजह से होगा, ये वाला गलत इस वजह से होगा क्योंकि देखो साइड से आके जुड़ रहा, साइड से नहीं जुड़ता है, ऊपर से जुड़ता है आके। कहां से? ऊपर से जुड़ता है आके। तो आंसर सही होगा आपका 1। आंसर 1 सही होगा। आंसर 1 सही होगा, फिगर मतलब 1 सही होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर देख लीजिए 1 किस में है। देखो 4 ए में चौथा दिया गया है, बी में तीसरा दिया गया है, सी में दूसरा दिया गया है। तो इसके मतलब आंसर डी ही सही होगा। आंसर डी ही सही होगा क्योंकि डी में आपका 1 फिगर दिया गया होगा। तो आंसर डी इज करेक्ट। अब देखो उत्सर्जित तंत्र की बात करें, उत्सर्जित तंत्र आपकी किडनी हुई, किडनी की यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन हो गई। इसका काम क्या होता है? बात करें तो रक्त से यूरिया को छानता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है क्योंकि डैश बढ़ जाता है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र कम कब होगा? जब दूरी बढ़ जाएगी। देखो, दूरी बढ़ने से, लिख लो, एक लाइन लिख लो, दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। दूरी बढ़ गई, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है।
तो क्या यहाँ पे आएगा, दूरी आएगा, दूरी आएगा। तो दूरी ऑप्शन किसमें है, दूरी ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा, ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की देखो, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ मान लो। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी कहां से, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। देखो डायरेक्शन कैसा रहेगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा ये कि इनका चुंबक के अंदर डायरेक्शन कैसा होगा। तो चुंबक के अंदर कैसा होगा, देखो इधर से आई फिर इधर चली जा रही, इधर की ओर जा रही। देखो एक लाइन लिख लो, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं हैं तो इनका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ। और चुंबक के अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर इन रेखाओं की बात करें तो साउथ से नॉर्थ, क्या साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होगा। और देखो तो अंदर क्या होगा, अंदर पैरेलल भी होंगी, अंदर समांतर भी होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूरी बढ़ जाएगी तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होती है, विली, विली उपस्थित होती। तो विली देखो आंख में क्या उपस्थित होगा, रेटिना कॉर्निया, गुर्दे में आपकी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन छोटे छोटे स्थित होंगे, और यकृत में क्या स्थित होगा, यकृत, यकृत की स्टडी की बात करें तो हेप्टोलॉजी कहते हैं। तो जो विली स्थित होगा तो छोटी आंत में, विली कहां स्थित होगा, विली स्थित होगा, विली स्थित होगा, विली स्थित होगा कहां, छोटी आंत में। अब छोटी आंत की बात चल रही है तो छोटी आंत के बारे में क्या पूछेगा, छोटी आंत के बारे में पूछेगा प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, क्या पूछेगा, कंप्लीट, कंप्लीट पूछेगा, पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन। तो पूर्ण पाचन कहां होगा, छोटी आंत में होगा, किसका किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फैट, इन सब का पूर्ण पाचन कहां होगा, छोटी आंत में होगा। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बड़ी आंत में क्या होगा, तो जल का शोषण जो होगा, जल का अवशोषण, जल को अवशोषित, जल को अवशोषित करेगा कौन, बड़ी आंत। बस यही काम होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत का। बाकी बड़ी आंत का काम क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना और उसको बाहर निकालना, डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना। क्या होगा, जो डाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करना, फिर गुहा के जरिए बाहर निकल जाता है, जो आपका गुदा होता है उसके जरिए बाहर निकल जाता है। तो जो विली होगा कहां होगा, छोटी आंत का पार्ट होगा। अब देखो आंखों में, आंख की बात करें तो आंख में जो क्या क्या रहेगा, आपका कॉर्निया रहेगा, कॉर्निया, रेटिना, ये सब आंख के भाग हैं। अगर गुर्दे की बात करेंगे तो इसकी स्टडी को नेफ्रॉन बोलेंगे, नेफ्रॉन, इसके स्टडी को हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी बोलेंगे। यकृत को, गुर्दे की, आपके लीवर की। अब लीवर की, जैसे अब लीवर के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा, लीवर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा जो आदमी जहर खाया हुआ, जो पॉइजन खाया हुआ वो होगा तो उसके किस चीज की जांच की जाएगी, तो लीवर की जांच की जाएगी, किसकी, लीवर की जांच की जाएगी। जो आदमी शराब पिया रहेगा तो उसकी किस चीज की जांच की जाएगी, लीवर की जांच की जाएगी। जो आदमी ज्यादा शराब पिएगा उसका क्या खराब होगा, लीवर खराब होगा, लीवर खराब होगा, लीवर सिरोसिस हो जाता है उसको, लीवर सिरोसिस। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो विली पाई जाएगी छोटी आंत में पाई जाएगी। तो आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ऐसा टाइम है आपको
एक क्वेश्चन पकड़ लो, सारे सारे ऑप्शन उसमें डिस्कस होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है 12 ओम, 16 ओम और 48 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तो नेट प्रतिरोध क्या होगा? नेट टोटल आर पूछ रहा, तो कितने आर हैं? R1 बराबर 12 ओम, 12 ओम, R2 बराबर 16 ओम, R3 बराबर 48 ओम। ठीक है, अब समांतर में जुड़े हैं तो समांतर का फार्मूला क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं, अगर समांतर क्रम में है तो उनको क्या करना है? 1 के रूप में लिख देना, 1/, के रूप में लिख देना है। अब देखो 1/R1 की वैल्यू कितनी दी है? 12 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दे दी है? 16। R3 की वैल्यू कितनी दे दी है? 48, 48। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? नीचे 48 ले सकते हो। 48 तो 12 छक्को 48, 16 3 48, 48 से कम 48, तो कितना आ जाएगा? 4 4 8 बाई 48, तो 48 है। अब देखो R 1/, की वैल्यू ये आई, तो R की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू आएगी 48/8। तो इसको अगर कट करना चाहो कैसे कट करोगे? 8 कम 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो कितना आएगा? 6 ओम रेजिस्टेंस। R की वैल्यू कितनी आएगी? टुकुल R की 6 ओम, 6 ओम। तो 6 ओम किसमें दिख रहा है? 6 ओम दिख रहा है आपका ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये चीज ये मान के चलिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे ऐसे पूछ ले समांतर क्रम में, कभी सीरीज में पूछ लेगा, कभी इसका फार्मूला पूछ लेगा, कभी इसमें रिलेशन पूछ लेगा, कभी इसमें नहीं है पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन आना फिक्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सामग्री के अपवर्तनांक सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश के डैश के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ सकता है। किसके साथ जोड़ सकता है? लिखा है किसी सामग्री के अपवर्तनांक सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश के चाल के, प्रकाश के बल के नहीं, प्रकाश के विस्थापन नहीं, प्रकाश के त्वरण नहीं, प्रकाश के चाल के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है। किसके? चाल के सापेक्ष जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चाल के सापेक्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब देखो इसकी बात चली हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन की बात चली, इसमें अच्छे से देख लो। हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन एक बनता है। हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के होंगे हाइड्रोकार्बन। एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा, और इसको कहेंगे क्या? एन या ANE, एन बोलेंगे। अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ये 2 तरीके के होंगे। नंबर 1 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और नंबर 2 कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर हाँ इसकी फार्मूले की बात करेंगे संतृप्त की, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ठीक है, अब देखो ये क्या, अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में तो इसको क्या बोलेंगे? ईन बोलेंगे। क्या? ईन या फिर ENE, ईन बोलेंगे। अब देखो ईन बोलेंगे तो इसके फार्मूले की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे फार्मूले में लिखेंगे अपना CnH2n, ये इसका फार्मूला हुआ। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइन, YNE, आइन बोलेंगे। इसके अगर फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा?
CnH2n-2। अब देखो इसको समझने की बात यह है, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन ये बनेंगे। अब देखो बहुत तरह के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, देखो नंबर 1 क्वेश्चन ये बनेगा, हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होंगे? तो हाइड्रोकार्बन 2 तरीके, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 संतृप्त, नंबर 2 असंतृप्त। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसमें क्या रिलेशन होगा? तो ये पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इनका फार्मूला क्या होता है, इनके फार्मूला क्या होता है, इनके फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि एन आइन इन आइन इनमें कौन से छांटने को दे देगा, जैसे ये है ऐसे क्वेश्चन। तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे। अगर आप इतना सीख ले रहे हो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल होने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो एक है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड बन रहा है और एन बन रहा है। एन वाला ढूंढो। एसिटिलीन तो होगा नहीं, एन होगा। बेंजीन, जीन नहीं होगा। एथीन, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? एथेन। क्या होगा? एथेन। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर ले रहे हो, 1 नंबर अपना पक्का समझो। ये इस तरीके का क्वेश्चन एक फिक्स है ना। आप इसको पूरी तरीके से समझते रहिए, नोट करते रहिए, लिखते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, गलती होने ना पाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव में यौन प्रजनन में महिला की यौन में शुक्राणु की शुरुआत शामिल है। निषेचन कहाँ होता है? तो आप लोग जानते हो निषेचन कहाँ होगा। तो निषेचन कहाँ होगा? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होगा? ये होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब। ये आपको सारी चीजें याद रखनी होंगी कि ये बायोलॉजी है, इसमें याद रखनी पड़ेंगी चीजें कि निषेचन कहाँ होगा। निषेचन होगा आपका फैलोपियन ट्यूब में, योनि में नहीं होगा, ग्रीवा में नहीं होगा और गर्भाशय में नहीं होगा। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब में होगा। अब देखो जो आपका गर्भाशय होगा, तो गर्भाशय में से क्वेश्चन बनेगा जो आपका जो भ्रूण पलेगा वो कहाँ पलेगा? वो गर्भाशय में पलेगा। और जो भ्रूण को खाना मिलेगा, भ्रूण को ऐसे पूछेगा खाना, भ्रूण को खाना कहाँ से मिलेगा? खाना कहाँ से मिलेगा? तो खाना कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा से मिलेगा। कहाँ से? प्लेसेंटा से मिलेगा खाना, प्लेसेंटा से उसको मिलता है। अब योनि से तो होगा नहीं और ग्रीवा से नहीं होगा। तो आंसर कौन सा? आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट पर एम्पियर की एक इकाई की भौतिक मात्रा है। वोल्ट पर एम्पियर लिख लीजिए इसको ना, वोल्ट पर आई किसके बराबर होगा? ये आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ V बराबर आई आर पढ़ा हो नहीं? ये तो आराम से पढ़े होंगे आप। तो देखो V अपान आई क्या किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो आंसर क्या मारेंगे? आंसर मारना प्रतिरोध। आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। अगर देखो धारा आई कार्य की यूनिट करेगा, कार्य W, इसकी यूनिट की बात करें तो जूल। अगर आवेश कूलाम, आवेश की क्या यूनिट होगी? कूलाम। कार्य की जूल। अगर धारा की एम्पियर। प्रतिरोध ओम। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस कर ली। सब ऐसे ही करना है आपको। कोई एक क्वेश्चन मिल जाए उसका पूरा पोस्टमार्टम कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के
अपघटन से किस खनिज अयस्क के निक्षेपों का निर्माण होता है? तो देखो, एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपघटन से किस खनिज के अयस्क का निक्षेपों का निर्माण होगा? तो किसका होगा? ये होगा आपके बॉक्साइट के। किसका? बॉक्साइट के। एल्युमिनियम देख के एल्युमिनियम नहीं मार देना, एल्युमिनियम गलत हो जाएगा। किसका? बॉक्साइट का होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कटौती के लिए गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ, निम्नलिखित से कौन सा कथन कटौती के लिए गलत है? कटौती के लिए गलत है। कटौती के लिए गलत है। अच्छा, कटौती, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कटौती के लिए गलत है? कटौती मतलब कटौती के लिए गलत है। देखो, इलेक्ट्रॉनों का फायदा, हाइड्रोजन की बढ़त, ऑक्सीजन को हटाना या इलेक्ट्रॉनों की हानि। देखो, कह रहा कटौती तो कटौती मतलब हानि हुई होगी, हटेगी कोई चीज। तो देखो, ऑक्सीजन को हटाना, ये कटौती है। ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को हटेगा तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रॉनों की जो हानि है ना, ये कटौती है। इलेक्ट्रॉनों की हानि एक कटौती के उस पे आएगी। तो आंसर डी आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ये होगा तो 1 नंबर का, लेकिन आप अगर सही करके आओगे तो ये 2 नंबर कम से कम दे के जाएगा आपको। 2 नंबर इस वजह से दे के जाएगा क्योंकि कोई और इसको कर नहीं पाएगा, तो आप आराम से कर पाओगे, इजी कर पाओगे इसको। लोग करेंगे भी, तुक्का मारेंगे तो गलते जाएगा। देखो, इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 4 समान प्रतिरोध श्रृंखला में थे। श्रृंखला में मतलब सीरीज में थे। देखो, चार प्रतिरोध है, R1, R2, R3 और R4। 4 प्रतिरोध श्रृंखला में थे जो एक सेल से कह रहा समान, कह रहा समान। तो यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिखना, RAR लिखना है, सब में RAR लिखना है क्योंकि समान कह रहा है। तो R है, 4 प्रतिरोध हैं जो समान ओम के हैं, समान प्रतिरोध है। तो कह रहा है एक सेल से जुड़े थे। तो इसका अगर कुल R की बात करेंगे तो कुल R कितना निकाल लेंगे? 4R। अगर R को इस R को R डैश माने तो ये 4R, कुल R हमारा 4R आएगा क्योंकि हमारा सीरीज में जुड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? अब ये डिस्कनेक्टेड है और एक ही सेल के समांतर में वापस जुड़े हैं। समांतर सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के साथ श्रृंखला सर्किट में धारा का अनुपात होगा। अब इसको हटा के क्या कहा गया है? ये सीरीज में पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन क्या? अब इसको समांतर में जोड़ दिए हैं। तो समांतर में अगर समान प्रतिरोध जोड़े होंगे तो क्या, कैसे जोड़े होंगे? समांतर में चारों प्रतिरोध जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। समांतर में करेंगे क्या? 1/R क्योंकि समान प्रतिरोध है, इसको R डैश लिखेंगे। 1/R प्लस 1/R, तो ये कितना हो जाएगा? R नीचे होगा, 4 ऊपर हो जाएगा, तो ये टोटल 1/R डैश आ जाएगा। ठीक है, अब R डैश आ गया तो R डैश की खाली R डैश की वैल्यू कितनी होगी? R डैश की वैल्यू हो जाएगी R/4। हमको रिलेशन किसमें चाहिए? धारा का अनुपात, करंट का अनुपात पूछा है। तो देखो, करंट के अनुपात में हमको रिलेशन कौन कौन से मिलते हैं? देखो, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, V बराबर IR होता है। ठीक है, अब इस पे रखेंगे हम पहले वाले पे, तो वोल्टेज बराबर, अगर वोल्टेज फर्स्ट की बात करें, वोल्टेज की बात करें तो करंट पहली, R की वैल्यू 4R इक्वेशन ये इसको फर्स्ट मान लो। दूसरी वाले में लगाएंगे तो वोल्टेज बराबर I2 इंटू कितना? R की वैल्यू R/4
4। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हुई। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को डिवाइड करो या फिर करंट निकाल दो। तो करंट इसकी से करंट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, इसको निकालोगे तो V/4V/R, I2 की वैल्यू इसमें निकालोगे अगर करंट, तो I1 बराबर V/4R ये निकलेगा ना। अब I1 को I2 से डिवाइड कर दो, I1 को I2 से करो डिवाइड। कहां पे करें, यहां पे करो, 1 को 2 से डिवाइड करो यहां से, तो I1 को I2 से करो डिवाइड। तो I1 की वैल्यू कितनी है, V/4R। I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू ये है, कितनी है, 4V/R। देखो ये नीचे ऊपर जाएगा ना, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये इसके गुणन जाएगा तो 1/16 आ जाएगा। तो I1 I2 का कितना आया, 1:16 आया, 1:16 आया। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, लैंग्वेज समझ लीजिए क्वेश्चन की करना कैसे है, तो आसान हो जाता है फिर, तो आसान हो जाता है। तो आंसर 1:16 आएगा। तो आंसर कौन सा मारोगे, आंसर मारोगे डी। आंसर कौन सा मारोगे, आंसर डी मारोगे। चीजें समझ में आई, ना समझ में आई फिर से देखिए, पूरा सोल्यूशन देखिए। देखो पहले हमने इसका आर निकाला, फिर आर समांतर में निकाला, समांतर में करंट निकाली, फिर दूसरे की करंट निकाली, फिर पहले करंट को दूसरे करंट से डिवाइड कर दिया, बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है अवतल दर्पण के वक्रता का केंद्र डैश पर स्थित होता है। अब देखो अवतल दर्पण की बात करेगा तो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना। देखो अवतल दर्पण, अब इसको बहुत अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है अवतल दर्पण से, अवतल या उत्तल से। देखो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ध्रुव। क्या बोलेंगे, ये है ध्रुव, ध्रुव है। यहां पे कहीं पे फोकस होगा F, क्या F को क्या कहेंगे, फोकस, फोकस। यहां पे कहीं पे C होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता, वक्रता केंद्र। यहां पे कहीं पे इनफाइनाइट होगा अपना। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, ये ध्रुव है, ये आपका अवतल है। अब देखो अगर रेडियस की बात करेगा, रेडियस की, तो देखो रेडियस कितनी होगी, रेडियस यहां से लेके यहां तक होगी, ये पूरी क्या होगी, यहां से यहां तक क्या होगी, ये आर है पूरी। तभी तो आप लिखते हो एक रिलेशन F बराबर फोकस बराबर क्या लिखते हो, फोकस बराबर क्या लिखते हो, R/2 लिखते हो। क्यों R/2 लिखते हो, क्योंकि ये जो F है ये बीच में है, R एक इधर है, एक ये टोटल R है, तो इधर की कितनी हुई दूरी, आधी R की, R की आधी, ये रिलेशन लिखते हो इसी वजह से। अब देखो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता का केंद्र डैश पर स्थित होता है। तो कहां स्थित है, सामने स्थित है, वक्रता केंद्र कहां स्थित है, सामने स्थित है। तो देखो दर्पण के नीचे, नीचे कहीं दिख रहा है, नीचे स्थित है, बिल्कुल नहीं। दर्पण के पीछे मतलब इधर कहीं स्थित है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। दर्पण के ऊपर स्थित है, नहीं। कहां स्थित है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने स्थित है। दर्पण के सामने देखो यहां पे स्थित है, दर्पण के सामने देखो C यहां पे स्थित होता है। चीज समझ में आई, बहुत अच्छे समझ लिए, क्वेश्चन फिक्स है आना। अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इससे, अवतल की बात करेंगे तो इसमें फिगर कौन कौन सा बनेगा, इसमें फिगर बनेगा इसमें अगर फिगर की बात करेंगे तो देखो अवतल की बात करेंगे, इसको अच्छे से समझ लो। देखो ये जैसे है, ये क्या हुआ, ये F हुआ, ये C हुआ और ये इनफाइनाइट हुआ। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हम कोई रखेंगे कहाँ, इनफाइनाइट पे, वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पे बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक, अब हम इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तब कहाँ बनेगा, तब यहां बनेगा।
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर हम केंद्र पे ही वक्रता केंद्र रख दे रहे हैं तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अगर हम केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दे रहे हैं तो केंद्र इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। अगर हम फोकस पे रख दे रहे हैं तो इनफाइनाइट में बनेगा। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें वस्तु को तो कहां बनेगा? तो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, सीधा एंड बड़ा, सीधा और बड़ा बनेगा। तो देखो ये क्या बनेंगे? ये छोटे बनेंगे दोनों। ये क्या बनेगा? ये बराबर बनेगा। ये दोनों क्या बनेंगे? ये बनेंगे बड़े। लेकिन पूरा क्या बनेगा? पूरा क्या बनेगा? पूरा बनेगा काल्पनिक और उल्टा। काल्पनिक और उल्टा। तो इसी वजह से तो कहते हैं अवतल दर्पण। इसी वजह से तो कहेंगे अवतल दर्पण क्या क्या बनाएगा? देखो सीधा भी बनाता है, बड़ा भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा। सब कुछ इसी वजह से तो लिखते हैं, सारा कुछ बनाएगा। तो जो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है आपके, ये तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। जो आपका आंसर है तो दर्पण के सामने आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, जो कि यहां पे स्थित होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे ही याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सिक्का 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी से भरे 30 सेंटीमीटर नीचे गिलास के नीचे ये रखा जाता है तो सिक्के का आभासी गहराई प्रतीत होती है। सिक्के की आभासी गहराई, तो देखो आभासी गहराई म्यू बराबर क्या होगा? एच जो कौन सी? जो प्रतीत वाली गहराई, जो आपकी क्या होगी? प्रतीत गहराई। एच यहां पे क्या? प्रतीत गहराई। ये प्रतीत वाली नीचे रहेगी, ये आप इसको एच डैश मानिए। तो म्यू कितना दिया गया? 1.33। एच कितना दे दिया गया है आपको? 30 सेंटीमीटर। एच ये प्रतीत वाली एच निकालनी है, प्रतीत वाली, तो कैसे निकालेंगे? इसको ले जाएंगे तो 30 बाई 1.33 तो कर दीजिए, कितना होगा? ये 30 से कम आएगा, 30 से कम आएगा, बहुत कम, 1.5 गुना। ये 3 है ना, 3 है ना, ये तो कितना कम आएगा? लगभग 10 के कम आएगा, 20 के आसपास आंसर आएगा, 20 के आसपास। देखो 30 से ज्यादा तो आएगा नहीं, दोनों आंसर कैंसिल। देखो ये 30 है तो 30 से ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा, तो 25 भी नहीं आएगा, 20 के आसपास आंसर आएगा, तो 22.6। इसको कैलकुलेशन कर लेना, 22.6 आएगा। अनुमान भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो कितना कम हो रहा है, लगभग 1.33 गुना कम हो रहा है 30 का। 1.33 गुना कम करोगे तो लगभग 30 के आसपास का। 30 का 33% कितना हुआ? 30 का 33% लगभग 8-9 के आसपास होगा, तो उतना घटा दीजिए 30 से, कितना आ जाएगा? 22.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील है? अब देखो अभिक्रियाशील की एक सीरीज याद रखो। देखो के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक। अब देखो प्लेटिनम, सोना, चांदी, Hg, हाइड्रोजन, जिंक हुआ, जिंक के बाद Fe, फिर कॉपर, Cu। अब देखो सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा ये होगा अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम है। इधर नीचे आओ, अब क्रियाशीलता घटती जाती है। नीचे की ओर क्या लिखोगे, अब क्रियाशीलता घटती जाती है, घटती जाती है नीचे आने पर, नीचे आने पर, ठीक है। नीचे आने पर अब क्रियाशीलता घटती जाती है। तो देखो क्या कह रहा है, सिल्वर से कम है, सिल्वर से कम किसकी अब क्रियाशीलता है? तो देखो सिल्वर ये है अपना, सिल्वर ये है, तो सिल्वर से कम किसकी है? या तो सोने की या तो प्लेटिनम की। तो सोना प्लेटिनम ढूंढो। देखो कापर, Fe, Hg ये सब ऊपर है। देखो कापर कहाँ है? कापर यहाँ है, Hg यहाँ है, और Fe आयरन कहाँ है? आयरन यहाँ है। तो ये सब देखो आपके सिल्वर से ऊपर है। सिल्वर से कम किसकी है पूछ रहा ना, सिल्वर से कम, तो एक ऑप्शन है आप, वो है सोना, Au सोना। तो आंसर ए इज, आंसर सी इज करेक्ट। आंसर आपका सोना करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, ये सीरीज याद करके जाइएगा जरूर, एक क्वेश्चन शायद मिल जाए इससे। और सीरीज इतनी ही याद करके जाइएगा, जितना कर रहे हैं उतना अगर करते हैं आपको एग्जाम में साइंस की गारंटी हम लेते हैं 20+ नंबर आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेनॉल का सजातीय डैश होता है, एथेनॉल का सजातीय मेथनॉल, क्या होगा? मेथनॉल। एथेनॉल का सजातीय मेथनॉल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? अब देखो ओजोन की बात चली है तो ओजोन सुन लो। ओजोन क्या होगा? O3 से इंडिकेट किया जाएगा। किससे? O3 से इंडिकेट किया जाएगा। अब देखो इसमें जो इसको जो हानिकारक गैसें हैं, जो हानि पहुंचाएगा, हानि कौन पहुंचाएगा? CFC गैस, CFC गैस। अब देखो इसको नापते किससे हैं? नापते किससे हैं? किससे? डाब्सन से, डाब्सन। ओजोन दिवस कब मनाएंगे? 16 सितंबर। अब इस पे जो प्रोटोकॉल हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। कब हुआ? 1987 में। ये काम कब से स्टार्ट किया? फोर्स में कब से आया? फोर्स में आया 1989 से, 1989 से। ये छिद्र देखा कहाँ गया? ओजोन परत। ओजोन परत ये काम क्या करती है? ये काम क्या करेगी? ओजोन परत कहाँ क्या काम करेगी? ये काम करेगी हमको, जो सन से यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको अवशोषित करता है, उनको आने से रोकती हैं। अब यूवी रेज आने से बचाती है, रोकती है। तो अगर यूवी रेज आएंगे तो इससे होगा क्या? होगा त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। यूवी रेज अगर आएंगी पृथ्वी पे तो लोगों को क्या होगा? त्वचा का कैंसर होगा, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होगा। तो ये आपको ऑक्सीजन O3 के बारे में, ओजोन के बारे में पूरी जानकारी है। तो कौन सी गैस हानिकारक होगी? CFCs होंगी, जो आपको ओजोन डिप्लेशन में वो होती है, ओजोन डिप्लेशन करती है। अब निकलती कहाँ से है? ये देखो निकलेंगे कहाँ से। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछेगा कहाँ से निकलेंगी, तो ये भी देख लीजिए। जितने भी रेफ्रिजरेटर हो गए, फ्रिज हैं, फ्रिज हैं, AC हैं, आपकी फ्रिज, AC और शेविंग क्रीम है, क्या? शेविंग क्रीम है। और जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक मतलब जो औरतें, लड़कियां अपने फेस पे जो क्रीम यूज करती हैं, उसमें से भी CFCs में निकलता है, जो क्रीम्स वगैरह हैं उससे भी आपका CFCs निकलती हैं। तो आप जो नुकसान करती ओजोन डिप्लेशन को, ओजोन को नुकसान करती, ओजोन की परत को क्षण में
वो और तेजी करते हैं। तो आंसर इसका कौन सा सही होगा? आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत मोटर एक उपकरण है। एक विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। किसको? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक में बदलेगा। यांत्रिक में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखो यहां पे जनरेटर भी देख लो। जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सॉरी, जनरेटर ये नहीं करेगा। जनरेटर किसके नियम पे काम करेगा? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और जनरेटर हुआ या फिर डायनेमो हुआ, जनरेटर या डायनेमो, ये क्या, ये किस पे काम करेगा? ये काम करेगा आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। बट विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या आएगा? यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रकाश नहीं होगा, उष्मा भी नहीं, चुंबकीय नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉबेराइनर के त्रिक में तत्वों को निम्न में से किस प्रकार लिखा गया था? किस प्रकार लिखा गया था? आरोही परमाणु द्रव्यमान के साथ बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए, नहीं, बाएं से दाएं नहीं लिखा गया था, ऊपर से नीचे लिखा गया था। आरोही परमाणुओं के द्रव्यमान के साथ वर्ग में नीचे की ओर, बिल्कुल सही, वर्ग में नीचे की ओर लिखा गया था। ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। अब सी पढ़ लीजिए। अवरोही नहीं होगा, अवरोही परमाणु द्रव्यमान के साथ नहीं, अवरोही परमाणु द्रव्यमान के साथ बाएं से दाएं, क्या होगा? आरोही परमाणु द्रव्यमान के साथ वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है? आप निम्नलिखित चित्र में दिखाइए कि कोशिकाओं के प्रकार को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। कोशिकाओं को कहां से कोशिकाओं के प्रकार को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? इस फिगर से फाइंड आउट कीजिए। तो कहां से? पत्ते और प्ररोह से प्राप्त कर सकते हैं। पत्ते और प्ररोह से प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको कहते क्या है? इसको कहेंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा लिखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर बोलेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर बोलेंगे। तो ये क्या होगा? ये खाने का सोडा है, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। लेकिन अगर मंद खाद्य अम्ल मिला दिया तो क्या होगा? बेकिंग पाउडर होगा। आंसर सी आपका करेक्ट होगा। देखो वॉशिंग सोडा की बात करें तो क्या होगा? Na2CO3
डॉट 10H2O। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। तो आंसर कौन सा? आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण द्वारा आप प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, देखो आप देखो। अब भी नहीं आ रहा ना? अब देखो, अभी ऑप्शन हटा देंगे हम, देख लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथन पहचानिए। परावर्तन के, गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन। एक उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टा वास्तविक ना बिल्कुल नहीं। एक अवतल दर्पण वास्तविक, हाँ सही बात है। उल्टा और आभासी, ये भी बात सही है। सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, हाँ बात सही है। वस्तु की स्थिति के आधार पर उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटा समान आकार का होगा, समान आकार के, या बड़े होंगे। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे समान आकार के या बड़े, नहीं। फिर क्या है? वस्तु की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे आकार के या बड़े होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है। तो और ऑप्शन ए तो गलत था, सी भी गलत था, तो ऑप्शन बी भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी एंड डी आंसर हो जाएगा। आंसर बी एंड डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? धमनियों की तुलना में सिराओं में दाब बहुत अधिक होता है। ना, ये पहले ही गलत लिखा है। धमनियों की तुलना में सिराओं में दाब बहुत अधिक होता है, नहीं, सिराओं में क्या होगा? सिराओं में दाब कम होगा, धमनियों में क्या होता है? ये अधिक होगा। धमनियों में जो दाब होगा अधिक होगा सिराओं की अपेक्षा, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन एक और पूछता है कि जो डॉक्टर आपकी पल्स लेगा, किससे लेगा? धमनी से लेगा। क्यों धमनी से लेगा? क्योंकि वहां दाब अधिक होता है, धमनियों में दाब अधिक होता है। तो पहला ही गलत हो गया। तो हमसे पूछागा असत्य कथन है, तो आंसर तो पहले ही सही है, लेकिन पढ़ लो। और निलय संकुचन के दौरान होने वाले दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है, बात सही है। और निलय शिथिलन के दौरान होने वाले दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है, ये भी बात सही है। सामान्य प्रकुंचक दाब लगभग 120 mmHg और अनुशिथिलक दाब 80 mmHg, ये भी बात सही है। ऐसा लिखते हो ना, 120 से 80 mmHg, वही लिखा है। रक्त दाब मापी का उपयोग करके दाब को मापा जाता है, ये भी बात सही है। सारी बातें सही लिखी, हमको पहला ही आंसर गलत था, जो गलत बताना था। तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण में सीमांत प्रोपेंसिटी
प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS एक डैश है, क्या है? किसी व्यक्ति की आय में प्रति यूनिट बचत में परिवर्तन। ए इज करेक्ट, यही है, इसको आप याद कर लीजिए, कभी शायद रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड ने किन दो तत्वों को एक ही स्टॉल में रखा था? तो न्यूलैंड की यही कमी थी कि उन्होंने आयरन और कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया था। इसको आयरन कोबाल्ट निकिल आयरन कोबाल्ट निकिल को एक साथ, कोबाल्ट निकिल को एक साथ रखा और आयरन को दूर रखा था। कोबाल्ट निकिल को एक साथ, आयरन को थोड़ा दूर रखा था। ये किसने? न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने दिया था, क्या था? अष्टक नियम दिया था। अष्टक किस पे आधारित है? सारेगामापाधानी पर आधारित है। सारेगामापाधानी 7 वर्ड होते हैं, फिर 8वां, फिर एक जो पहला होता है वो लास्ट में जाता है, तो 8 हो जाते हैं, तो इसी को अष्टक नियम बोलते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो, 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, हमने बहुत बार आपको बताया, एक ये 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक उत्पन्न कर रहा है, AB एक उत्पन्न कर रहा है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन। विस्थापन नहीं, पृथक्करण नहीं, द्विविमीय, क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन। ए इज करेक्ट। क्या? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए आज का सेशन समाप्त यहीं पे होता है। आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अब मिल लेंगे कल के सेशन में। अब क्लास को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को, और सबको शेयर करिए, देखते रहिए भी अच्छे से, और सपोर्ट भी कर दीजिए। वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।